Audio Jungle. दिन भर के प्रायोजक हैं मध्य ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादें, दिया संबंधित अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को संबोधित, कहा युवाओं में ही है असली ताकत। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आयोजित हुई व्यापारियों के साथ चुनावी बैठक, मतदान करने के लिए दिलाई गई शपथ। गोरखपुर क्रिकेट लीग का हुआ आगाज, कुंज की टीम ने डायमंड को 7 विकेट से रौंदा। एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया मैच का शुभारंभ। फिर धराए गए लोगों से जालसाजी करने वाले टप्पेबाज स्वाट और सर्विलांस टीम को मिली कामयाबी। अब रेलवे कुलियों को भी मिलेगी रेलवे अस्पताल में इलाज, मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। बर्नवाल समाज ने किया होली मिलन समारोह, जमकर उड़े अबीर गुलाल। कसौदन समाज ने खेली फूलों की होली, एक दूसरे को दी बधाई। और निजी शिक्षण संस्थान कर रहे हैं अवैध फीस की वसूली, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जताया विरोध, सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहले से मौजूद फरियादियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए गुहार लगाई। सीएम योगी ने भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर का किला हाथ से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई है। किसी भी तरह की गलती ना दोहराने के साथ बीजेपी की कोशिश है कि युवाओं के जरिए एक बार फिर से गोरखपुर मंडल की सभी सीटों पर कब्जा किया जाए। इसी योजना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के पूर्व सांसद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नेपाल क्लब में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा सम्मेलन में पहुंचे और युवाओं से एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। अब कार्यक्रम के आभार के लिए हम लोग इस बात की चिंता न करें कि कौन क्या कह रहा है। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला कल भी हमारा होगा, आज भी हमारा है, आने वाला कल भी हमारा होगा। भारत को दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित हमें करना है। हमें इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी है, जहां पर की आने वाली पीढ़ी हमारा मूल्यांकन करते समय हम पर गौरव की अनुभूति कर सके। इस प्रकार की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण आज से प्रारंभ करने की आवश्यकता है और ये इस युवा शक्ति के बल पर संभव हो सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, लेकिन इस ऊर्जा को व्यर्थ में जाया मत होने दीजिए। इस ऊर्जा का बेहतर उपयोग करिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए। जिस युवा ने जब भी अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लेकर के आगे बढ़ाया है, वह युवा आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बना है। इस देश का इतिहास भरा पड़ा है इस कार्य के लिए। आप पूरे देश के अंदर इस इतिहास को देख सकते हैं। जब भी इस देश के अंदर परिवर्तन आया है, युवा शक्ति के बल पर आया है। इस देश की आजादी का क्रांतिकारियों का आंदोलन युवाओं से भरा पड़ा है। मैं झांसी गया था,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब 1857 की पहले स्वतंत्र समर में इस युद्ध को लड़ा था, याद करिए उनकी उम्र क्या थी, मात्र 26 वर्ष थी। याद करिए आदि शंकराचार्य की उम्र मात्र 32 वर्ष उन्होंने जीवन जिया था। स्वामी विवेकानंद कुल 39 वर्ष जीवन जिए थे। इस देश के अंदर जब भी परिवर्तन आया है, इस युवा तरुणाई के बल पर ही आया है, और इस युवा तरुणाई की ताकत के बल पर हम हर प्रकार की विसंगतियों को, दुष्प्रवृत्तियों को बेनकाब करने में सफल हो सकते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सबका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, हम सब भारत की राजनीतिक अखंडता के लिए, भारत के अंदर आर्थिक संपन्नता के लिए, भारत के अंदर विकासोन्मुख समाज के लिए और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को से सुसज्जित समाज के निर्माण के लिए हम सब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और इस देश से श्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इस भाव के साथ युवा शक्ति एक संकल्प के साथ आगे बढ़े और आप में से बहुत सारे मतदाता पहली बार मतदान करने के लिए जाएंगे। मैं इसके लिए आपको शुभकामना देता हूं और विश्वास करता हूं ये नए मतदाता अपने साथ और भी नए मतदाताओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करके लोकतंत्र के इस पर्व को उत्साह के पर्व में बनाने का कार्य करेंगे। किसानों की, महिलाओं के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अति पिछड़ी जातियों के, वंचित लोगों के, अलग अलग तबके के अलग अलग कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए जो अपने आप में एक यूनिक इवेंट के रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके, उस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में आजाद होने के बाद आजादी के प्रारंभिक 17 वर्षों तक एक परिवार इस देश पर हावी होकर के इस देश की व्यवस्था का संचालन जिस ओर किया, मुझे लगता है कि वह शुरुआत अगर अच्छी होती तो संभवतः भारत भी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में होता। और उस महाशक्ति के रूप में जो विगत 5 वर्ष के दौरान भारत ने दुनिया के अंदर प्राप्त किया है, मुझे लगता है कि आजादी के तत्काल बाद अगर इस प्रकार के प्रयास हुए होते तो 17 वर्ष का समय भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक बहुत स्वर्णिम कार्यकाल हो सकता था। लेकिन उस स्वर्णिम कार्यकाल का तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने कभी भी सदुपयोग नहीं किया। उस समय आजादी का जो एक उत्साह था, उस समय आजादी के बाद के तत्काल उत्साह, भारत के नवनिर्माण के प्रति आम जन के मन में जो भाव थे, अगर उन भावों को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ होता तो संभवतः भारत भी दुनिया की उन 3 बड़ी सामरिक ताकत के रूप में, आर्थिक महाताकत के रूप में भारत भी होता, जिसके लिए विगत 5 वर्ष के दौरान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया और जिसका परिणाम रहा कि जो भारत 2014 में इस देश की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, लगातार प्रयास और परिश्रम के फलस्वरूप आज वह भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी के 5 वर्ष के आगामी कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे तो आगामी 5 वर्ष के दौरान भारत दुनिया के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, यानी दुनिया के अंदर जो 3 सबसे बड़ी आर्थिक महाताकत होगी। हमने जीवन में अच्छाई को, न्याय को, सत्य को सदैव महत्व दिया है।
और न्याय सत्य की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अपने आप को जीवन संग्राम के योग्य बनाया है। लेकिन उस युवा ऊर्जा को हम संगठनात्मक रूप से आगे बढ़ा सकें, उस दृष्टि से संगठनात्मक अनुशासन और उन मूल्यों और आदर्शों के साथ उसे जोड़ना जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर लगातार चला है आजादी के बाद से कि भारत की इस युवा ऊर्जा को एक नकारात्मक दिशा में ले जाकर के भारत की पूर्ण क्षति की जाए। लेकिन भारत का युवा प्रबुद्ध है, जागरूक है, सचेत है, अपने आदर्शों के प्रति सदैव सक्रिय रह करके कार्य करने के लिए तत्पर है और इस दृष्टि से वे ताकतें सफल नहीं हो पाई और जब भी उन लोगों ने कोई षड्यंत्र करने का प्रयास किया, जी का भी आगमन हो चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक आवश्यक बैठक का आयोजन सदर तहसील पर जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस चुनावी बैठक में जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ शहर के व्यापारी भी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों से ज़्यादा चुनाव में अपनी भागीदारी देने की अपील की गई। साथ ही बैठक के बाद उन्हें मतदान कराने की शपथ भी दिलाई गई। बिंदु ये है कि अगर अभी भी किसी भी कोई इस यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों में या आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति है जिसका नाम जो कि एक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय लोकतंत्र। आउटडोर गेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमित ओवरों के क्रिकेट लीग 2019 का आयोजन जुबली इंटर कॉलेज ग्राउंड पर किया गया। इस क्रिकेट लीग में गोरखपुर सिटी में से 8 टीमों का चयन किया गया है जो एक दूसरे से लीग मैच खेलेंगी। इसके बाद अंकों के आधार पर टीमों को अगले राउंड में प्रवेश दिया जाएगा। क्रिकेट लीग का शुभारंभ जुबली इंटर कॉलेज ग्राउंड पर मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर अजीत कुमार सिंह व एसपी सिटी गोरखपुर विनय कुमार सिंह ने किया। उद्घाटन मैच में कुंज ने डायमंड को 7 विकेट से पराजित किया। डायमंड की पूरी टीम 14 रन पर ऑल आउट हो गई। कुंज ने 7 विकेट शेष रहते हुए 3 ओवर पहले मैच समाप्त कर दिया। कुंज की ओर से मुकेश ने 6 बॉल पर 10 रन बनाए, जबकि डिंडा ने 2 ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मनीष ने सर्वाधिक 5 खिलाड़ियों को आउट किया। डायमंड की ओर से सर्वाधिक 4 रन तैयब ने बनाया। बैंक व राहगीरों से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को स्वाट टीम व सर्विलांस टीम ने पुलिस लाइन तिराहे के पास गिरफ्तार किया। इनके पास से पर्स, पासबुक, मोबाइल, निर्वाचन कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी एसपी क्राइम आलोक कुमार वर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान दी। जो लूट करने वाले लोग हैं, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, खास तौर से बिहार यूपी में इनका कार्य क्षेत्र है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो राहगीरों से या ये बाज़ारों से बैंक में जा कर के रेकी करना, जानकारी करना, उसके बाद उनका पीछा करना, इस तरह से ये 3 साथी बदमाश पकड़े गए हैं। एक प्रिंस सिंह करके है, एक
ये क्या गोविंद पांडे और एक गोविंदा पांडे करके, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं। एक बेगूसराय का है, एक मुजफ्फरनगर का है और एक गोपालगंज के हैं। तो यहाँ कहाँ पे रहते थे? गोरखपुर में रह के कहाँ पे? नहीं, बराबर ही आना जाना इनका लगा रहता है। ये बिहार से आते हैं, बिहार कोई ख़ास दूर यहाँ से है नहीं। ये प्राय काफ़ी वर्षों से अपना धंधा कर रहे हैं। ये आए हैं, फिर अपना 20-25 दिन गैप किए हैं, फिर आए हैं, फिर चले गए हैं। इसी तरह से इनका सर गैंग है। हाँ, ये गैंग है। यहाँ अभी तक कितने संरक्षित करता है? यहाँ का भी कोई है जो फिलहाल विवेचना का विषय है, उसमें और लोग अगर प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक कितने तक लूट किए होंगे? क्या बरामद हुआ है? वर्तमान में जो बरामदगी हुई है 51,250 रुपये कैश की बरामदगी हुई है। निर्वाचन कार्ड बरामद हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 मोबाइल, यही बरामद हुआ है। इसके पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। 10 मुकदमों की जानकारी हुई और मुकदमों की जानकारी की जा रही है। यहीं पर ये कैंट क्षेत्र के 5-6 मुकदमों की जानकारी जो पहले जनवरी माह फरवरी माह में हुई है, उन घटनाओं को लिंकअप हुआ है। गुलरिया का मुकदमा भी लिंकअप हुआ है। गोपालगंज बिहार के भी मुकदमे लिंकअप हुए हैं। इस तरह से 10 की जानकारी हो गई और बाकी जानकारी की जा रही है। किस तरह अंजाम देते थे? बैंकों में गए, देख लें जो कमज़ोर टाइप लोग हैं, जिनको खास तौर से टारगेट बना सकते हैं, या तो ये पैसा बैग लेके जा रहे हैं, किसी तरह से फ्रॉडलेंट तरीके से बैग से निकाल लिए हैं या बैग छीन करके भाग गए हैं। तो इन लोगों ने कैंट में काफ़ी ज़्यादा वारदातें की, जिसमें से अभी 5 वारदातें इनके बयान में लिंक हुई हैं हमारे यहाँ, जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी जो जानकारी मिली होगी कि चौरी चौरा में भी घटना हुई थी, जो इन लोगों ने कबूल किया है। इसके साथ साथ उभाव बलिया बेलथरा रोड एक थाना है जिसे उभाव कहते हैं, वहाँ भी इन्होंने 2,60,000 की टप्पेबाजी की थी, वहाँ भी मुकदमा पंजीकृत है। और इसके अलावा ज़्यादातर घटनाएं इन्होंने बिहार में की हैं पिछले 2 महीनों में। अभी तक जांच और विवेचना के क्रम में जो भी चीज़ प्रकाश में आई है, उसमें 2 मुकदमे गोपालगंज में पंजीकृत हैं जो लिंक हुए हैं। और हम लोग अभी गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर और आपके पटना, इन 4 जिलों से डायरेक्ट लिंकअप में हैं। वहाँ से हम लोगों के जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान अब तो हायर अथॉरिटीज़ के लेवल पे भी हो रहा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा घटनाएँ खुलेंगी और भी कुछ गैंग मेंबर्स आ सकते हैं प्रकाश में, जो अभी विवेचना का विषय है। सर गुलरिया वाला क्या मामला? गुलरिया में एक मोबाइल फ़ोन भी गया था 2 लाख, उसमें अब तो 60,000 रुपये की टप्पेबाजी हुई थी। इनका 3 लाख का था। जो मॉडस ऑपरेंडी इनका है वो कई तरह का है, जैसे कि ब्लेड से कोई अगर ले जा रहा है पैसा बैग में, कि ब्लेड मार के पैसा निकाल लेना, ढकेल के कोई गिर जा रहा है तो उससे निकाल लेना, कोई अपना बैग रखा है ऑटो में उसका बैग ही चोरी कर लेना, या तो फिर अंतिम में अगर इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आता है तो फिर ये टप्पेबाजी का सहारा लेते हैं। अमूमन इनके गैंग में ज़्यादातर लोग अभी तक जो प्रकाश में आए हैं वो अब तो ज़्यादातर लोग बिहार के ही हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। सिर पर लोगों का बोझ ढोने वालों के सर से अब थोड़ा वजन कम हुआ है। हम बात कर रहे हैं रेलवे के कुलियों की। रेलवे के कुली भी अब रेलवे के अस्पताल में मुफ्त इलाज पाने के हकदार हो गए हैं। अब यह कुली भी अपने और अपने परिवार का इलाज रेलवे के शानदार अस्पताल में करा सकेंगे। अभी तक इन कुलियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था पहले से मुहैया नहीं थी जिससे कि सेहत खराब होने पर रेलवे उनका ख्याल रख सके, लेकिन अब ये मुमकिन है। सरकार की ओर से मिली इस सेहत की सौगात पर रेलवे कुलियों के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सभी लाल पोशाक वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
ऐसा पहली बार हुआ है जब इन कुलियों की भी सुध सरकार ने ली है और इन्हें आयुष्मान भव का वरदान दिया है। अपनी इसी खुशी का इजहार करते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कुलियों ने कहा कि अब वह अपने स्वास्थ्य के लिहाज से निश्चिंत है। हमको अभी 5 महीने का पास मिला है सर। अभी कर मिला नहीं, लेकिन मिलने का है चांस है सर। और क्या है, मेडिकल सुविधा है। कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे थे आप लोग? अरे हमको तो बहुत टाइम हो गया सर, अभी का 20-25 साल हो करीब हमको। अभी कितनी संख्या है आप लोग? 184 है सर कुलियों की संख्या। कैसा लग रहा है? वैसे ठीक लग रहा है माहौल तो। इसका लाभ उठाएंगे? अब उठाना पड़ेगा सर। पहले हम गरीब आदमी हैं सर, हमको पैसा मिल नहीं रहा है सर। गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में खाली हाथ आ रहे हैं सर। इधर गाड़ियों में लाइन लगा हुआ है, तो हम क्या करें सर। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, देखो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं सर। जो सरकार लाभ, जो सुविधा दे रही है, उसका लाभ उठाएंगे सर? उठाएंगे सर। वहीं रेलवे कर्मचारी संघ के एक नेता ने भी इसे सौगात के तौर पर माना है। ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ और हमारा जो फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, उसकी ये बहुत पुरानी मांग थी। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद कुलियों को चिकित्सा की सुविधा जैसे रेलवे कर्मचारियों को दी जाती है, उसी तरह की रेलवे के अस्पतालों में सुविधा देने का आदेश रेलवे बोर्ड ने कर दिया। चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें नहीं होगा। उन कुलियों को रेलवे कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं देगी, उनके और उनके परिवार के सदस्यों को। तो ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं और चूँकि रेलवे के लोगों का काम करते हैं, स्टेशन पर ये लोगों का भार ढोते हैं, इसलिए हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम इनकी देखभाल करें और इनको जो भी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए उसके लिए हम लोग काम करें। बरनवाल वैश्य महासभा का होली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में मनाया गया। इस मौके पर बरनवाल वैश्य समाज के लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ेलकर होली के गानों पर जमकर मस्ती की। इस होली मिलन समारोह में बरनवाल वैश्य समाज की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। इस होली मिलन समारोह के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एक समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गोयल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी भाईचारा बढ़ता है। बरनवाल वैश्य सभा गोरखपुर की तरफ से एक होली मिलन का कार्यक्रम था, जिसमें समस्त गोरखपुर में रहने वाले बरनवाल बंधु एकत्रित हुए हैं और बरनवाल महिला समिति के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। होली सामाजिक समरसता का संदेश देती है और आपसी सौहार्द का भी प्रतीक है। कसौधन समाज का होली मिलन समारोह कसौधन मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अवैध वसूली के संबंध में जिलाधिकारी को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों का कहना है कि आए दिन निजी शिक्षण संस्थान अभिभावकों से जबरन अवैध फीस की वसूली कर रहे हैं, जिस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञानशील एकता,
दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।